तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीनोम के बारे में, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एंड मच मोर अबाउट जीनोम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो देखते हैं कि जीनोमिक्स किसे कहते हैं। एक हमारे पास जीनोम है। मैं जीनोमिक्स की बात कर रही हूँ। जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इंटायर ऑर्गेनिज्म में, उसकी पूरी बॉडी में जितनी भी जीन्स प्रेजेंट है उसकी ओवरऑल स्टडी को जीनोमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब जीनोमिक्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ जीनोम्स इंक्लूडिंग लार्ज क्रोमोसोम्स सेगमेंट्स कंटेनिंग मैनी जीन्स। जीनोमिक्स जो है वो जीनोम की स्टडी है, जीनोम्स की। एक जीनोम की नहीं, मोर देन वन जीनोम की स्टडी है, जिसमें लार्ज क्रोमोसोम्स भी आ जाते हैं। कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स है, स्मॉल क्रोमोसोम्स है, लार्ज है, जितने भी है सब आ जाते हैं। ठीक है, इनिशियल फेज ऑफ जीनोमिक्स एम्स टू मैप एंड सीक्वेंस एन इनिशियल सेट ऑफ एंटायर जीनोम्स। सबसे पहले जो जीनोमिक्स थी ना, उसका मकसद था कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम है ना, जो उसका एक सेट है, उसकी जीनोम का एक सेट है, सिर्फ उस एक सेट की, उस इंटायर पूरे सेट की एक मैपिंग हो जाए और उसको सीक्वेंस किया जाए। फिर इसमें जो है ना, वो फंक्शनल जीनोमिक्स जो है, उसका मकसद फिर ये है कि इंफॉर्मेशन निकाला जाए अबाउट द फंक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। अब जीनोम हमारे पास, हमने कहा ना कि जितने भी क्रोमोसोम्स जीन्स हैं क्रोमोसोम में पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको कहते हैं। अब इसमें से सारे जीन्स तो फंक्शनल नहीं होते सबके, कुछ रिपीटेटिव से बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के। ठीक है, और कुछ के कुछ कोड करते हैं, कुछ प्रोटीन्स कोड नहीं कर सकते। तो फंक्शनल जीनोमिक का फिर मकसद ये है कि जो डीएनए सीक्वेंसेस है उसका फंक्शन निकाला जाए कि उसका क्या क्या फंक्शन है, और should continue long after the initial genome sequences have been completed। और ये फंक्शनल जीनोमिक जो है, ये फिर बाद में जब इनिशियल, हम मैंने कहा ना कि पहले इनिशियल फेज ऑफ जीनोमिक्स क्या था कि जीनोम, जो इंटायर जीनोम है उसका मैप किया जाए और उसको सीक्वेंस किया जाए। तो इस काम के कंप्लीट होने के बाद फिर ये फंक्शनल जीनोमिक आ गया कि फिर अब हम डीएनए की सीक्वेंसेस के फंक्शन के बारे में जान सके। ठीक, अब कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम। हम ह्यूमन जीनोम जो है उसमें 3.2 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 3% जो है वो प्रोटीन्स के लिए कोड कर सकते हैं, और 40 to 50% जो है वो रेपिटेटिव डीएनए बेस पेयर्स हैं। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि जीनोम जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म के सारे जितनी भी उसमें जीन्स प्रेजेंट है ना, उसको कहते हैं, उसके कलेक्ट जो इंटायर सेट ऑफ जीन्स है ना उसको कहते हैं। उसमें क्रोमोसोम्स भी आ जाते हैं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं पे जीन्स या डीएनए सेगमेंट्स हैं तो वो भी आ जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स और डीएनए सेगमेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें सारे फंक्शनिंग नहीं करते। मतलब कुछ जीन्स जो है वो कोडिंग होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग होते हैं। सारा डीएनए फंक्शनल नहीं होता। तो इसमें से हम ये कह रहे हैं कि 3% इसमें से सिर्फ प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, और इसमें से 40 और 50% जो है वो रिपीटेटिव है, मतलब वो बेस पेयर बार बार रिपीट हुए हैं। फर्ज करें वो कोई एक बेस पेयर है और वो कोड करता है प्रोटीन के लिए, जो कि हमारे हेयर में है वो प्रोटीन। तो वो बेस पेयर तकरीबन 500 टाइम्स रिपीट हुआ है किसी एक क्रोमोसोम में। तो एक ही बेस पेयर है, लेकिन बार बार उसकी रिपीटिशन हुई है। तो फंक्शन तो वही सेम है ना। ठीक है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो 40 to 50% इस तरह पड़ी है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, और बाकी जो 50% है ना, उसका फंक्शन क्या है। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, और फिर इस नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि किसने करेक्ट आंसर किया है। ठीक है, so again, let's recall the definition of genome के genome is all the DNA in a cell। like simple words में अगर हम कहें ना, किसी भी सेल में, अगर किसी एक सेल में हम एक सेल की बात करें तो उस सेल के अंदर जितना भी डीएनए मौजूद है ना, तो उसको हम कहते हैं जीनोम। अगर वो डीएनए न्यूक्लियस में है, अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, या कहीं और भी कुछ डीएनए सेगमेंट्स है, तो उसको हम कहेंगे, उस पूरे सेगमेंट्स ऑफ डीएनए सबको हम कहेंगे एक साथ जीनोम। ठीक है, all the DNA on all the chromosomes includes, इसमें आ जाते हैं जीन्स भी, इंट्रॉन्स भी,
रेपिटेटिव सीक्वेंसेस भी, सब कुछ इसमें आ जाते हैं। इस सबको एज अ होल जीनोम कहते हैं, ठीक है। इसमें फिर टाइप्स है कि प्रोकैरियोटिक जीनोम्स भी होते हैं, यूकैरियोटिक जीनोम्स भी होते हैं, न्यूक्लियर जीनोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जीनोम है ना, उस किसी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए या जीन्स मौजूद है ना, उस सबको प्रोकैरियोटिक जीनोम कहेंगे। फिर यूकैरियोटिक जीनोम, यूकैरियोटिक किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जितने भी जीन्स मौजूद है उसको हम कहेंगे, ठीक है। इस तरह न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उसमें जितने भी जीन्स है, डीएनए है, उसको हम न्यूक्लियर जीनोम कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं भी जीन्स है तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट एक अनदर ऑर्गेनेली है सेल की, तो अगर उसमें जीन्स प्रेजेंट है तो उन क्लोरोप्लास्ट के सारे जीन्स को एक साथ क्लोरोप्लास्ट जीनोम्स कहेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं जीनोम साइज के बारे में कि जीनोम साइज क्या है। तो जीनोम साइज इज अ टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट विद इन वन कॉपी ऑफ अ सिंगल जीनोम। कि एक सिंगल जीनोम की एक कॉपी हम ले लें और उस एक सिंगल जीनोम के अंदर जितनी भी डीएनए की अमाउंट है उसको हम कहते हैं जीनोम साइज, ठीक है। इट इज टिपिकली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास इन पिकोग्राम्स और इन डाल्टन्स और एज अ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, मेगा बेसिस, ठीक है। एमबी मींस मेगा बेस पेयर्स। तो इसको हम या पिकोग्राम्स में मेजर करते हैं, या डेल्टन्स में मेजर करते हैं, या न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स में उसके नंबर में मेजर करते हैं। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये एक पिकोग्राम जो है वो 978 मेगा बेसिस के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिए। Now, in diploid organism, genome size is used interchangeably with the term C value. डिप्लॉइड, अब इससे पहले हमने पढ़ा ना, प्रोकैरियोटिक जीनोम हो गया, यूकैरियोटिक जीनोम हो गया, इस तरह न्यूक्लियर जीनोम अलग हो गया। इस तरह हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड होते हैं, कुछ हमारे पास डिप्लॉइड होते हैं, कुछ सेल्स हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, और डिप्लॉइड जिसमें डबल उसका फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जीनोम साइज कभी कभी हम इसको सी वैल्यू भी कह देते हैं, ठीक है। सी वैल्यू अब क्या है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल से बता लिख के दे दूंगी, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। और यही भी देख ले कि अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये भी सुन ले कि एन ऑर्गेनिजम्स कम्प्लेक्सिटी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स जीनोम साइज। सम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैव मच मोर डीएनए देन ह्यूमंस। जीनोम्स, ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्सिटी के, कोई ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स है तो वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि इसका जीनोम साइज बड़ा है तो वो कम्प्लेक्स होगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उसमें ह्यूमन से ज़्यादा डीएनए होता है, तो अम, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका जीनोम साइज भी बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना जीनोम साइज क्या है, कि जीनोम साइज जो है ना वो किसी सिंगल जीनोम की एक कॉपी हम ले लें, मतलब उसमें कहीं पे क्रोमोसोम्स 2 3 4 बार बार वही सेम सीक्वेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। ए- उसका रिपीटेटिव का नहीं, पूरी जो जीनोम है ना उसकी एक कॉपी हम सिर्फ ले लें, ठीक है। तो उसको हम जीनोम साइज कहते हैं। तो अब साइज का मतलब ये नहीं है कि साइज बड़ा है तो ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स है। क्या पता किसी ऑर्गेनिज्म में, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसके जीनोम जो है उसका साइज छोटा है, उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कम है, लेकिन जितनी भी डीएनए है वो सारी की सारी फंक्शनल है, उसमें कुछ नॉन कोडिंग और इस तरह की जीन्स नहीं है, ठीक है। तो साइज तो कम हुआ जीनोम का, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स है और कम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, और वाइस वर्सा फॉर द लेस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, सी वैल्यू का मतलब क्या है, इसकी तरफ आते हैं। सी वैल्यू का मतलब है कि सी मीन्स कांस्टेंट, ठीक है। इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड जीनोम, ठीक है, यानी जो क्रोमोसोम का सिंगल, हैप्लॉइड मतलब कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें उसमें जितना भी डीएनए के अमाउंट है ना, इसको हम सी वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी आसानी के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। और ये भी पिकोग्राम से मेजर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ 1C वैल्यू, ठीक है, किसी सेल की 1C वैल्यू है, ठीक है, मतलब उसका जीनोम साइज जो है वो 1C है, तो इसका मतलब ये है कि सिंगल
नॉन रेप्लिकेटेड हैप्लॉइड जीनोम है उसका, ठीक है। जैसे स्पर्म और एग में होता है, स्पर्म और एग में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो जाता है ना। तो ऐसे सेल को जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको मैं कहूंगी 1C, ठीक है। इसी तरह 2C क्या रिप्रेजेंट करता है? 2C वैल्यू का मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट द डीएनए इन अ नॉर्मल नॉन रेप्लिकेटेड, जिसका डिप्लॉइड सेल होता है। नॉर्मल जो सोमैटिक बॉडी सेल हमारे पास होता है, डिप्लॉइड सेल, उसमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड हाफ नहीं हुआ हुआ होता या डबल नहीं हुआ हुआ होता, तो उसको हम कहते हैं 2C वैल्यू, ठीक है। और फिर जब कोई सेल जो है वो डिवीजन अंडरगो करता है, ठीक है, वो डिवीजन से गुजरता है, तो उसके लिए वो सेल जो है अपना क्रोमोसोम डीएनए डुप्लीकेट करता है ना, उसकी रिप्लिकेशन होती है। डिवाइड होने से एक फेज पहले या एक स्टेप पहले उसकी वो सारी जीनोम जो है, यानी उसका जो उसके क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, उसकी डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो जाती है। तो फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे सेल को फिर हम क्या कहेंगे? 4C। उसकी सी वैल्यू को हम फिर वैल्यू देंगे 4C की, ठीक है। 1C मीन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी हैप्लॉइड सेल है। 2C मीन्स के डिप्लॉइड्स यानी नॉर्मल सोमैटिक सेल है। और 4C यानी जब डिवीजन हो रही होती है तो उसके लिए उसमें डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, तब मतलब वो डिवाइड हो जाते हैं ना, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं, तो उस टाइम उसकी वो वैल्यू 4C हो जाती है, ठीक है। That was all for today, and we will continue tomorrow.